आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो पहले हम ये देखेंगे ये टर्म्स का माने क्या, टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। टर्म्स का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक वर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग जो किसी नॉलेज की स्पेसिफिक ब्रांच में यूज किया जाता है, तो उस नॉलेज को रखने वाले लोग ही उस वर्ड का सही मतलब समझ सकते हैं और वही लोग उसी मीनिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और अकाउंटेंसी भी अपने आप में एक स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेसिफिक ब्रांच है कि जहां पे आपको सही तरीके से किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करके और उसके रिजल्ट और उसका कंक्लूजन आपने निकालना है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग है और वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं एसेट्स। तो एसेट्स क्या होगी? ऑल दोज वैल्यूएबल थिंग्स। तो हमको क्या क्या लेना है? सबसे पहले तो वैल्यूएबल थिंग्स। तो एसेट वैल्यूएबल होगी, बिना वैल्यू के कोई एसेट नहीं होती है, जिसको हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के पोजीशन में हो या ना हो, उसकी ओनरशिप में जरूर होनी चाहिए। कई सारी ऐसी एसेट्स होती है कि जो हमने किसी को दे रखी है, तो ओनरशिप हमारी है, पोजीशन चाहे किसी का भी हो, और इन एसेट्स को हेल्पफुल इन द स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए और उन्हें हम कहेंगे एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये हो गई हमारे लिए एसेट्स की डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो एसेट क्या है? एसेट हर वो चीज है जो मनी है या मनी के बराबर है, नंबर एक। फिर हर वो चीज जो मुझे मनी अर्न कर कर दे सकती है, ये हो गई दूसरी चीज। और तीसरा और आखिरी, जो मनी अर्न करने में मेरी हेल्प करती है। इस तरह की जो भी चीज होगी वो सब मेरे लिए एसेट बनती जाएगी। जैसे कैश मनी है, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर, ये कभी ना कभी मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे देर सवेर, ठीक है, कुछ टाइम बाद। और बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये या तो मेरे लिए मनी अर्न कर रहे हैं या मनी अर्न करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए एसेट्स हो जाएगी। एडवर्ड ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? एन एसेट इज एनीथिंग दैट इज ओन्ड बाय ए बिजनेस एंड विद द हेल्प ऑफ विच द वर्क ऑफ द बिजनेस इज कैरिड ऑन। कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज जो बिजनेस की ओनरशिप में हो और बिजनेस का काम चलाने में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करती हो, वो सब एसेट है। अब यहाँ पे एसेट के एग्जांपल भी हम देख लेंगे। वैसे आप जानते हैं कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे एसेट के एग्जांपल। मशीनरी भी आपकी एक इंपॉर्टेंट एसेट, ठीक है। इससे आगे एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अलग अलग तरह की एसेट्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स, यहां देखेंगे, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनको बिजनेस के लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज किया गया है, पहली चीज। और जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, उसको सेल करने में हेल्प करने के लिए खरीदी गई है, ना कि इनको रीसेल करने के लिए खरीदा गया है। तो प्लांट और मशीनरी गुड्स को बनाने में, उसको बेचने में आपकी हेल्प करती है। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी बेचने के लिए नहीं खरीदनी है, यूज करने के लिए खरीदनी है, तो वो बन जाएगी एक फिक्स एसेट। फिक्स एसेट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए काम में आती है, ना कि हमको इनको रीसेल करना होता है। तो एक्चुअल में हम फिक्स एसेट्स को एक्वायर करते हैं। एक्वायर मींस परचेज करते हैं, यूज करते हैं बिजनेस के लिए उनके लाइफ टाइम तक या एक लॉन्ग टर्म तक, और जब वो यूजलेस हो जाती है या उनका कोई नया मॉडल हमको मिल जाता है तो हम उसको बेच देते हैं, लेकिन रीसेल नहीं करते।
हमारा पर्पज रीसेल का नहीं होता, हमारा पर्पज यूज का होता है। इसके एग्जांपल, फिक्स एसेट के एग्जांपल्स की अगर बात करो तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट्स, लीज और प्रॉपर्टीज, प्रेमाइजेस, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स जिनको बिजनेस के लिए लंबे टाइम तक यूज किया जाना है। कई होटल्स वगैरह होते हैं जो कि कैमल्स और एलिफेंट अपने टूरिस्ट को घुमाने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे लाइव स्टॉक जो होगा ना वो भी एक फिक्स एसेट बन जाएगा। करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब साल भर के अंदर अंदर इनकी वैल्यू या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या इनकी वैल्यू मॉडिफाइड हो जाएगी, ये करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, कौन सी, जो इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 1 ईयर, इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इनको आप फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हो, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हो, ये 2 और नाम है, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस के अंदर करंट एसेट वर्ड ही यूज होता है। अब करंट एसेट के एग्जांपल आपके पास आ गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल अलग चीज है, वर्क इन प्रोग्रेस अलग चीज है। रॉ मटेरियल अलग हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस अलग हो गया, फिनिश गुड्स अलग हो गया। डेटर्स, डेटर्स वो लोग हैं कि जिनको मैंने उधार में गुड्स बेच रखे और मुझे उनसे पैसा जल्दी से जल्दी वसूलना है। बिल्स रिसीवेबल, ये भी वो लोग हैं जिनको कि मैंने उधार में माल बेच रखा है लेकिन मैंने इनसे रिटर्न कमिटमेंट ले रखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक्रूड इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब मेरी करंट एसेट्स है, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर या तो इनकी वैल्यू कैश में कन्वर्ट हो जाती है और या फिर ये एसेट्स ही मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम चल रहे हैं लिक्विड एसेट्स की तरफ। ऐसी एसेट्स जिनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके, बस आपको जाना है और उस एसेट को कैश में कन्वर्ट करके लाना है। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है, वो करंट एसेट्स जो कन्वर्ट हो सकती है बहुत जल्दी कैश में, वेरी शॉर्ट पीरियड, और उनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स करंट एसेट का वो पार्ट है जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है बिना किसी कोई खास नुकसान के और बिना कोई ज्यादा टाइम लिए। तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट में से 2 एसेट हटा देते हैं। ये 2 एसेट वो हैं कि जो टाइम लेती है और कैश में कन्वर्ट होना इनका जल्दी पॉसिबल नहीं है। इवन प्रीपेड एक्सपेंस तो कभी कैश में कन्वर्ट होगा ही नहीं, है करंट एसेट लेकिन ये कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। और स्टॉक कैश में कन्वर्ट होगा लेकिन स्टॉक को बेचना जल्दी से जल्दी आपके हाथ की बात नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम स्टॉक को भी यहां से हटा देते हैं। तो इसका मतलब लिक्विड एसेट्स में क्या क्या बचेगा, आपका कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अच्छी कंपनियों के शेयर्स या डिबेंचर्स जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा डेटर्स, इनसे पैसा जल्दी से जल्दी आ सकता है। तो ये हो गई आपकी लिक्विड एसेट्स। इससे आगे हमने चलना है फिटिशियस एसेट्स। फिटिशियस एसेट्स बोले या नॉमिनल एसेट्स, तो इसका मतलब असल में ये एसेट होते ही नहीं। एसेट का एक सबसे मेन फीचर क्या था, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, और ये वो एसेट है कि जो वैल्यूएबल तो है ही नहीं। भाई जब वैल्यूएबल ही नहीं है तो आपने इसको एसेट कैसे लिख दिया। इनको एसेट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई जा रहे हैं। और क्यों दिखाई जा रहे हैं, कई बार हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो जरूरत से ज्यादा और बहुत बड़े अमाउंट में हम उनको कर देते हैं, तो हम एक साथ उनको P&L से राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं और एसेट भी डेबिट होती है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है और एसेट भी डेबिट होती है, ये हम जानते हैं। तो अगर कोई बड़े अमाउंट का एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं मान के उसका एक पार्ट एक्सपेंस मान लेंगे और बाकी का पार्ट हम एसेट मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो मानने की बात आ रही है, होने की बात नहीं आ रही। तो ये एक्चुअल में एसेट मानी जाती है अकाउंटेंसी के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि ये डेबिट होती है और बैलेंस शीट एसेट साइड पे रखी जाती है। हकीकत में ये वो कोई एसेट नहीं है कि जिसको आप मार्केट में सेल आउट करके और इससे आप कैश में कन्वर्ट करके घर पे जेब में पॉकेट में लाके रख सकते हो। इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है, इनको हम बोलते हैं फिटिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। दे आर ट्रीटेड एसेट्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड ओनली। ट्रीटेड लिखा है, होती नहीं है, मानी जाती है, और टेक्निकल ग्राउंड पे मानी जाती है क्योंकि डेबिट हो चुकी है इसलिए मानी जाती है, और इनको आप एसेट साइड पे दिखाते हो बैलेंस शीट पे इसलिए मानी जाती है। जब तक कि इनको आप कंप्लीटली
P&L से राइट ऑफ नहीं कर देते। किसी कारण से आप फिलहाल राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा एक्सपेंस राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक साथ आपने इतना सारा राइट ऑफ कर दिया ना, तो P&L अकाउंट आपका उस साल का जो होगा उसकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। तो ऐसे काम हमने को नहीं करने हैं। हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में P&L में राइट ऑफ करेंगे, और तब तक हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे पार्किंग कर देंगे, इसकी पार्किंग बोलेंगे इसको। तो एसेट साइड पे पार्किंग में खड़ी है, इसलिए हम इसको नॉमिनल एसेट बोल देते हैं। ये रियल में कोई एसेट नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन का एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑन डिबेंचर और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये सबसे मेन चीज है। सबसे ज्यादा तो यही आइटम आता है नजर में। टेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो आपको आंखों से दिख रही है, विच कैन बी सीन एंड टच। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? आपका कैश हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। ये सारी एसेट्स आपको आंखों से दिख रही है। आप इनको फिजिकली उठा के कहीं ले जा सकते हो, किसी को दे सकते हो, इसको देख सकते हो। इंटेंजिबल एसेट, ऐसी एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एसेट्स के बाकी सारे फीचर्स उनके अंदर हैं, वो वैल्यूएबल हैं, बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, एक लंबे टाइम तक बिजनेस को सर्व करती हैं, लेकिन बस एक चीज नहीं है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं इंटेंजिबल एसेट। और ऐसी एसेट के एग्जांपल क्या क्या हो गए? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। ये भी हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखती है, बढ़ाती है और पैसे कमाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास में वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे टाइम के साथ, या फिर यूज करने की वजह से। यूज करने के कारण या फिर टाइम पास होने के कारण इनकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया वेस्टिंग एसेट्स। अब एसेट्स के बाद अगली जो चीज आती है वो होती है लायबिलिटीज। व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज सीधे सीधे डेट या ऑब्लिगेशन है। डेट मतलब आपने कोई पैसा उधार लिया है तो वो डेट है, वो लायबिलिटी है। और ऑब्लिगेशन, बिना पैसा उधार लिए हुए भी अगर आपको किसी को कुछ पे करना है, कोई जिम्मेदारी आपकी बनती है, डेट और ऑब्लिगेशन फॉर विच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड लायबिलिटी। और बिजनेस उसको पे करने के लिए जिम्मेदार है, बिजनेस की ड्यूटी है कि वो उसको पे करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी ऑब्लिगेशन या डेट जिसको पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस पर होती है, वो उससे बच नहीं सकता, वो उससे मना नहीं कर सकता, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। बोले पे बाद में करे, धीरे करे, आज करे, 2 साल बाद करे, लेकिन पे जरूर करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? 2 तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये रही इंटरनल, ये रही एक्सटर्नल। अब पहले इंटरनल लायबिलिटी की बात करते हैं। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस के अंदर, बिजनेस के खास खास लोगों को जो पेबल है। अब बिजनेस का तो सबसे खास एक ही होता है, बिजनेस का ओनर। द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर, इसके ओनर की तरफ जो लायबिलिटी है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, और इसका एक और नाम है ओनर्स इक्विटी। इसको आप कैपिटल भी बोलते हो, इसको आप इंटरनल इक्विटी भी बोलते हो, और इसको आप शेयर होल्डर फंड भी बोलोगे अगर बिजनेस कंपनी फॉर्म में है तो। ये हो गया आपके इंटरनल लायबिलिटी। और देन अब एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिजनेस के बाहर के लोगों को जो पे करना है, टू आउटसाइडर, पेड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर, और वो बनेगा आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी का पोर्शन। एक्सटर्नल लायबिलिटी के कुछ अलग अलग पार्ट हैं। ये कौन कौन से हो गए? फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको बियॉन्ड 1 ईयर करना है, अ लॉन्ग पीरियड। और ज्यादातर लॉन्ग पीरियड का मतलब होगा 1 ईयर बियॉन्ड या मोर देन 1 ईयर। इनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। इसके एग्जांपल आपके बैंक लोन, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर, मॉर्गेज। तो ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। करंट ईयर में इसका पेमेंट नहीं करना, आगे आने वाले कुछ सालों में आपको इसका पेमेंट धीरे धीरे करके करना है। और अब करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज, वो ऑब्लिगेशंस, वो डेट जिनका पेमेंट आपको चालू साल में करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही
करना है। इसको एक और नाम दे रखा है हमने, करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं आप इसको, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हैं। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन ए ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। दे आर ऑलवेज पेड आउट ऑफ करंट रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। करंट रिसोर्सेज क्या होते हैं? कैश, बैंक, आपका जो स्टॉक है, ये सब दे करके और आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ये हो गई करंट लाइबिलिटीज। अब इसके एग्जांपल हो गए, देखो ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स पेएबल विद इन 1 ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो सर्विसेज जो आपने यूज कर ली, एंटरटेन कर ली, एंजॉय कर ली, लेकिन जिनके लिए आप पेमेंट अभी तक नहीं कर पाए हो, वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को जो टैक्स चुकाना है, तो गवर्नमेंट थोड़े ना कोई 1 साल से ज्यादा का वेट करेगी। इनकम आपने किसी से एडवांस रिसीव कर ली, तो या तो उसका काम करके दो, नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी की। क्या होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है मे बी और मे नॉट बी। कोई काम हो सकता है और कोई काम नहीं भी हो सकता है, कुछ भी तय नहीं है। अभी अमाउंट की बात तो छोड़ो कि कितना अमाउंट देना है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो देना है कि नहीं देना है की बात हो रही है। तो दोज आइटम्स आर कंटिंजेंट। और अगर ये पेएबल मोड में हो सकते हैं तो फिर आप इसको वर्ड यूज करोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इसमें आप पहले एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है? केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट। अभी तो कोर्ट में केस, किसी एम्प्लॉय ने, किसी कस्टमर ने, किसी सप्लायर ने आप पे कोर्ट में केस ठोक रखा है। अभी पता नहीं है कि जज साहब को क्या समझ में आएगा और जज साहब किस तरह से क्या समझ के और क्या डिसीजन देंगे। हो सकता है आपके फेवर में दे, हो सकता है आपके अगेंस्ट दे। अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट दे दिया, कोई फाइन लगा दिया, कोई जुर्माना लगा दिया, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट का बोल दिया, तो फिर मे बी पेएबल। तो यहां पे वर्ड यूज हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसके और एग्जांपल है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। तो ऐसे कमिटमेंट जो आपने बैंक को देख करके उन पे पैसा उठा लिया, लेकिन अगर वो डिसोनर हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बैंक आपसे वापस पैसा वसूल लेगा, क्योंकि बैंक ने आपको जो पैसा दिया था एक तरीके से वो टेम्पररी मनी था। अगर बैंक को पैसा आगे से मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। गारंटी, आपने किसी की गारंटी दे रखी है, बिजनेस ने किसी अपने पड़ोसी बिजनेसमैन की गारंटी दे दी, ठीक है। और अब अगर गलती आपकी नहीं है, गलती करी है पड़ोसी ने जिसने लोन लिया और अब वो नहीं चुका पा रहा है, लेकिन इसमें फंसोगे आप। अब अगर आपने कहीं पे प्रूव कर दिया कि यू आर नॉट लायबल टू पे, तो यहां पे हो गया कंटिंजेंट। लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, यू आर लायबल टू पे, अभी ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, अब डिसाइड होना है। कोर्ट में केस चल रहा है, मामला भी अंडर कंसिडरेशन है, इसलिए इनको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी की सबसे खास बात जो याद रखने लायक है वो क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप दिखाते हो बैलेंस शीट के बाहर वर्किंग नोट या फुट नोट के रूप में। कभी भी आप इनको बैलेंस शीट के अंदर, टोटल के अंदर शामिल करने वाली जगह पे नहीं दिखाएंगे, आप इनको बैलेंस शीट के बाहर दिखाएंगे, जिसको फुट नोट या वर्किंग नोट बोलते हैं, वहां पर। और इनको दिखाना जरूरी है, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये धीरे धीरे कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको टाइम के साथ आगे समझ में आएंगे, ज्यादा परेशान ना हो। कैपिटल, देखो एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता, अब इसको बार बार सुने, बार बार सीखे, बार बार समझे। जहां डाउट आता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझ तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आई एम हियर टू हियर यू। देन कैपिटल, ओहो, इसकी बात तो पहले दिन से चलती आ रही है भाई। कैपिटल, कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस के ओनर ने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए बिजनेस में लगाए। अब कमाए कि नहीं कमाए वो बात की बात है, मोटिव कमाने का था, और यहाँ बिजनेसमैन ने ये अपना पैसा जो था वो लगाया है बिजनेस के अंदर। और बिजनेसमैन को प्रोप्राइटर भी बोलते हैं भैया, एक और वर्ड यूज होता है प्रोप्राइटर। ओनर बोले, प्रोप्राइटर बोले, बिजनेसमैन बोले, एक ही बात है। किस फॉर्म में लगाया इसने? कैश, गुड्स और एनी अदर फॉर्म। जरूरी नहीं है कि कैश लगाए, कैश भी हो सकता है, गुड्स या एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है, फिक्स एसेट भी हो सकती है। इवन अपनी बिल्डिंग, अपना फर्नीचर, अपना कंप्यूटर, ये सब उठा के बिजनेस में ले आया, तो ये सब कैपिटल का पोर्शन बनते चले जाएंगे। ये देखो, एसेट हो सकती है, गुड्स हो सकती है, और इसको आप ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी बोल सकते हो। ओनर्स इक्विटी भी एक कैपिटल का दूसरा नाम है, नेटवर्थ भी इसी का नाम है। कंपनी के अंदर आप इसको शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो। ये देखिए,
सब अच्छे से देख पा रहे हैं आप लोग? बोलिए हाँ। हाँ सुनाई दिया मेरे को, हाँ ओके। तो अब इससे आगे चलेंगे हम। अब ये कैपिटल को रिप्रेजेंट करने वाला एक फॉर्मूला है अपने पास, ये देखिए। कैपिटल किसके बराबर होती है? कैपिटल होती है टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो जितने बिजनेस के पास सारी एसेट्स है उस वैल्यू में से जो बाहर वालों को चुकाना है वो आपने माइनस कर दिया एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम से। अब जो पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है या अब जो बिजनेस में एसेट पड़ी है बची खुची, वो किसकी हुई? वो बिजनेस के ओनर की, इसलिए उसको बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल भी कितने तरीके की होती है भाई? कैपिटल होती है एक फिक्स्ड कैपिटल जो हमेशा फंसी रहेगी, जिस दिन बिजनेस चालू हुआ था उसी दिन लग गई थी, और जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक आप इस पैसे को वापस बाहर निकाल नहीं सकते। एक होती है फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये कैपिटल जब सीजन आता है तब अंदर चली जाती है और जब सीजन ऑफ हो जाता है तो वापस बाहर आ जाती है। तो ये आती रहती है और जाती रहती है। ये करंट एसेट के फॉर्म के अंदर बिजनेस के अंदर होती है, आप इसको चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। और एक वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज का पोर्शन आप माइनस कर दो तो इसको अपन बोल सकते हैं वर्किंग। से गाड़ी में टायर होते हैं ना, चलते रहते हैं उस तरह से, तो ये मोशन या रनिंग वाला कैपिटल जो होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में यूज आता है, यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ये यहां काम है। तो ये हो गया कैपिटल। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन रिसिप्ट्स की। एनी कैश और इक्विवेलेंट रिसोर्स रिसीव्ड बाय एंटिटी आर रिसिप्ट्स। कोई भी पैसा या ऐसी कोई भी चीज जो पैसे जितनी ही वैल्यूएबल हो, उसके लगभग आसपास हो, ऐसा कुछ भी आपने रिसीव किया तो हम उसको बोलते हैं रिसिप्ट। और रिसिप्ट होती है दो तरह की, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो होगी वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में जो होगी बात, उसके लिए होगी। मतलब आप फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट को बेच करके उसको ला रहे होंगे, उनकी वजह से जो पैसा है वो आ रहा होगा, वो होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। या फिर आप पे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ रही होगी, उसको भी आप कैपिटल रिसिप्ट बोल सकते हो। जैसे बिजनेसमैन ने कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाई, या बिजनेसमैन ने कोई 10-20 लाख का लोन लिया, तो ये सब लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है, लायबिलिटी बोल के आ रहा है। तो ऐसे अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ कोई पैसा आ रहा हो तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। या एसेट साइड पर फिक्स एसेट को खत्म करके या फिक्स एसेट को बेच करके अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जो बिजनेस के रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन की वजह से आ रहा हो, उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले एक्सपेंडिचर को देखो, एनी आउटफ्लो ऑफ कैश और प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लायबिलिटी। या तो कैश बाहर जा रहा है, या कोई प्रॉपर्टी या कोई दूसरी एसेट बाहर जा रही है, या फिर जा कुछ नहीं रहा है लेकिन लायबिलिटी आपके ऊपर आकर के कोई खड़ी हो रही है, तो कोई नई लायबिलिटी पैदा हो रही है, इसको भी आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। जैसे आपने उधार में कुछ गुड्स खरीद ली, तो देखो आपने ना कैश दिया, ना एसेट दिया, ना कुछ और दिया, लेकिन फिर भी आपने एक लायबिलिटी अपने ऊपर खड़ी कर ली है, तो परचेज करना एक एक्सपेंडिचर है, भले ही वो क्रेडिट परचेज ही क्यों नहीं है। अब इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो एक्विजिशन, डेवलपमेंट और कैपेसिटी एक्सपांशन हो, किसका? लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स का। तो फिक्स एसेट्स को आप एक्वायर कर रहे हो मतलब खरीद रहे हो, फिक्स एसेट का आप डेवलप कर रहे हो मतलब खुद बनवा रहे हो, और फिक्स एसेट का कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हो मतलब जितने की पहले थी अभी आप उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला कोई खर्चा कर रहे हो। जैसे आपने बिल्डिंग पे एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनवा दिया, बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा रूम बनवा दिया, तो वहां क्या हो रहा है? उसके कैपेसिटी का एक्सपांशन हो रहा है। तो ये सारे जो खर्चे होंगे ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के माने जाएंगे। बिल्डिंग खरीदी, एक्वायर करी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग आपने खुद ने सीमेंट, ईंट, पत्थर, लोहा खरीद के बनवाई, डेवलप करी, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के डेली रूटीन वर्क में, ये देखो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस, इसके साथ साथ ये होता है रिपीटेटिव इन नेचर और गिविंग फुल बेनिफिट इन करंट पीरियड। मतलब जो एक साल चल रहा है ना, उसी के अंदर इसका पूरा यूज हो जाएगा।
जैसे आप सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी आप 1 महीने की दे रहे हो, तो वो 1 महीना इसी साल के अंदर आकर के खत्म हो गया। किराया दे रहे हो 1 महीने का दे रहे हो, लाइट का बिल का पेमेंट कर रहे हो आप, तो ये सारे वो खर्चे हैं कि जो इसी साल में यूज होकर के खत्म हो जाएंगे, अगले साल के लिए नहीं बचेंगे। मेंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स पर, फिक्स एसेट्स पर अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ नहीं रही हो, कैपेसिटी बनी रह रही हो, जैसे आपके पास कार है, उस कार के आपने कोई रेगुलर रिपेयर या मेंटेनेंस करवाई, जो आपको हर महीने या 2-4 महीने के अंदर करवानी होती है, आपने कार को धुलवाया, मशीनरी की आपने रिपेयर करवाई, नॉर्मल रेगुलर रिपेयर जो हर महीने होती है, उसके लिए मैकेनिक आएगा, कुछ पार्ट्स आएंगे और वो रिप्लेस होंगे, तो वो सारा जो खर्चा होगा वो आपका रेवेन्यू टाइप का होगा। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो अपना पूरा बेनिफिट 1 साल से ज्यादा में दे दो। अरे भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक ही साल में, एक ही पीरियड के अंदर अपना बेनिफिट दे जाते हैं। हाँ, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना बेनिफिट एक ही साल में दे जाएंगे उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। लेकिन ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो है तो रेवेन्यू नेचर की, लेकिन फिर भी उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो बेनिफिट आएगा वो मोर देन 1 ईयर के लिए आएगा। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया 5 साल के लिए। अब देखो, एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, वो नॉर्मली आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो, लेकिन यहाँ पे वो जो होर्डिंग आपने लगाया वो 5 साल के लिए लगाया है, तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन आपको बेनिफिट देगा 5 साल तक। तो इसको हम एक फिक्स एसेट की तरह मान लेते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह मान लेते हैं, इसलिए इसका नाम बदल के हमने कर दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रखते हैं। हकीकत में ये भी कोई एसेट नहीं होता है, ये कोई ऐसी एसेट नहीं है कि जिसको आप बेच करके पैसा ला सकते हो, बस ये बेनिफिट देता रहेगा, इसलिए आपने इसको एसेट साइड पे फिलहाल रख दिया है। ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस, ये जो ऊपर अपन बात कर रहे थे ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इन्हीं का दूसरा नाम एक्सपेंस है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपके, इन्हीं का दूसरा नाम होता है एक्सपेंस। तो ये रेगुलरली होते रहेंगे, जो जो बातें अपन ने वहां जो पढ़ी थी वो सब यहाँ पे बात लागू है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, सेल करने के लिए। भैया सेल रोज होगी, तो सेल करने के जो खर्चे होंगे ना वो भी तो रोज ही होंगे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले या एक्सपेंसेस बोले, ये आप गुड्स या प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने के लिए करते हो, तो ये तो रोज के रोज होंगे ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर सैलरीज, रेंट, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी माने जाते हैं और एक्सपेंसेस भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रेवेन्यू। रेवेन्यू का वैसे जनरल मीनिंग सेल्स से लिया जाता है, लेकिन खाली सेल्स ही नहीं है, सेल्स रेवेन्यू का एक मेन सोर्स हो सकता है। सेल्स के अलावा भी बिजनेस में कहीं से भी पैसा आ रहा होगा, इनकम which arise as a result of business transaction and which increase the owner's capital। रेवेन्यू के अंदर खाली सेल्स ही नहीं, सेल्स के अलावा कहीं से भी कोई सा भी पैसा जो एक प्रॉफिट जनरेट करने वाली चीज हो रहा हो, बिजनेस की कैपिटल को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा हो, बिजनेस के ऑपरेशन से भी जनरेट हो सकता है और बिना बिजनेस के ऑपरेशन के भी जनरेट हो सकता है। बिजनेस के ऑपरेशन से तो जनरेट होगा सेल्स, इसके अलावा रेंट कहीं से आ रहा हो, कमीशन कहीं से आ रहा हो, तो ये सब भी आपका रेवेन्यू में शामिल होता जाएगा। इसके अंदर आपको देखो दूसरे सोर्स भी ले लिए, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, तो ये सारे भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। खाली सेल्स ही नहीं होगा, सेल्स के अलावा और भी दूसरे आइटम हमने यहाँ पे शामिल किए। अभी ड्राइंग्स की बात करते हैं। ड्राइंग्स क्या, बिल्कुल कैपिटल को जस्ट रिवर्स कर दो। कैपिटल में क्या होता है, बिजनेसमैन का पर्सनल मनी और पर्सनल फंड और पर्सनल एसेट्स बिजनेस की तरफ आ रहे होते हैं और यहाँ पे वो वापस जा रहे हैं। तो इसका मतलब बिजनेस से बिजनेसमैन पैसा ले जा रहा है, कोई एसेट ले जा रहा है, या उसके एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो इसको हम सबको बोलेंगे ड्राइंग्स। ये भी एक पर्सनल टाइप का अकाउंट है, पर्सनल और डोमेस्टिक यूज में जो जो भी लेगा। एक्सपेंस जो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें फंड्स या पैसा या एसेट बिजनेस की काम में आनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। इवन इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनको भी पर्सनल लाइबिलिटी माना जाता है और इसको अगर बिजनेस के फंड्स या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे किया जाता है तब भी हम इसको
ड्राइंग्स की तरह से ही ट्रीट करेंगे। अभी इनकम क्या होती है? इनकम का सिंपल मीनिंग है एक्सपेंस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। तो रेवेन्यू का एक्सपेंसेस पे जो एक्सेस है, सरप्लस है, उसको हम बोलते हैं इनकम। जो टैक्स वगैरह लगता है ना, इनकम टैक्स वगैरह, वो इस इनकम पर लगता है। रेवेन्यू का मेजर सोर्स सेल्स होता है, और भी कुछ आइटम रेवेन्यू में शामिल हो जाते हैं। उसमें से आप सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दीजिए। ये रेवेन्यू के अंदर सेल्स और अदर रेवेन्यू आ गई, और एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आ गए। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो सरप्लस है, उसको हम इनकम बोलते हैं। अब इससे अगला जो अपना आइटम है वो है लॉस। लॉस देखो, एक्सपेंस और लॉस को सेम समझने की भूल ना करें। हाँ ठीक है, जनरल एंट्री में दोनों डेबिट होते हैं, दोनों हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, ये बात मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम मीनिंग में। लॉस आपको कोई बेनिफिट नहीं देता है, जबकि एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस जो होते हैं वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देते हैं, आज या बाद में। एंड लॉस इज एक्सपेंडिचर विदाउट एनी बेनिफिट टू द फर्म। तो ये तो सीधे सीधे जिसको बोलते हैं ना चूना, ये तो सीधे सीधे चूना या चपड़ी लग गई है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये आपके लॉस। गुड्स वो सभी आइटम्स जिनको आप रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हो, दोज ऑल आर्टिकल्स आर गुड्स। ये देखिए, रीसेल पर्पज जरूरी है। अब रीसेल आप या तो सेम फॉर्म में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या आफ्टर प्रोसेसिंग कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स के लिए जो आप अकाउंट काम में लेते हो, उनके स्पेसिफिक नाम है अपने पास। देखो, फिक्स एसेट में तो आप क्या करते हो, फिक्स एसेट को जब परचेज करते हो तो फिक्स एसेट को अपने खुद के नाम से डेबिट करते हो। जैसे मशीनरी परचेज करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी को जब सेल किया तो वो अपने नाम के साथ ही क्रेडिट हो जाती है, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात हुई फिक्स एसेट की। लेकिन गुड्स के बारे में ऐसा नहीं है। जब भी आप गुड्स खरीदो तो आप ऐसा नहीं है गुड्स अकाउंट डेबिट करोगे, ना गुड्स अकाउंट डेबिट होना है, ना गुड्स अकाउंट क्रेडिट होना है। इसकी जगह आपको 4-5 स्पेशल अकाउंट दे रखे हैं, आपने खाली उन्हीं का यूज करना है। किस टाइम पे कौन सा अकाउंट यूज कर रहे होंगे तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। परचेज ऑफ गुड्स के टाइम पे आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। सेल्स ऑफ गुड्स के टाइम पे आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। जब भी आप परचेज की गुड्स को सप्लायर को वापस रिटर्न करने जा रहे हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट आप काम में लोगे, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। कस्टमर को सेल की हुई गुड्स अगर हमारे पास वापस लौट आती है तो इसको हम डेबिट करेंगे, और साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में जो अनसोल्ड गुड्स हमारे पास बच जाती है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होती है। इसको क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक भी आप कह सकते हो, और ये भी डेबिट ही होता है। तो गुड्स के लिए ये अकाउंट आपको यूज करने होते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है सीधे सीधे रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर। जो रेट लिखी हुई है, जो प्रिंटेड रेट है, उससे कुछ मैं कम कर दूंगा। इस प्राइस रिडक्शन को जो सेलर की तरफ से किया जाता है, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट होते हैं दो तरह के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की क्वांटिटी पर दिया जाता है, इंक्रीज द सेल्स, और इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसके लिए सेल्स को इंक्रीज करने के पर्पज से, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए जो दिया जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपने एक आइटम खरीदा मेरे से तो 1000 रुपए का, लेकिन अगर आपने मेरे से कम 5 खरीदे तो मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पे देखो, क्वांटिटी की बाउंडिंग होती है, वो वैल्यू में हो सकती है, क्वांटिटी में हो सकती है, लेकिन सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट सीधे सीधे वैल्यू को खत्म कर देता है। ये हमने जनरल की प्रैक्टिस में सीख रखा है, या आगे देखेंगे, दोनों बातें हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को सीधे खत्म कर देता है। इसको आपको अलग से जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट डेबिट बोल के अलग से नहीं लिखना, और ना ही टू ट्रेड डिस्काउंट करके अलग से क्रेडिट करना है। सीधे सीधे ट्रांजैक्शन की वैल्यू को उड़ा दो। ये परचेज के टाइम पे भी हो सकता है, और ये सेल्स के टाइम पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट पेमेंट लेते या देते टाइम होता है। तो सेलर के लिए तो ये लॉस होगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा होगा। अर्ली पेमेंट के लिए बात होती है यहाँ पे। अगर मैं सेलर हूं तो मैं मेरे कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेने के लिए मैं उसको एक कैश डिस्काउंट ऑफर करूंगा, और अगर मैं बायर हूं
तो मैं मेरे सप्लायर को बार्गेन करूंगा, मैं उसके साथ में बातचीत करूंगा कि मुझे अगर कैश डिस्काउंट दो तो मैं जल्दी पेमेंट आपको कर सकता हूं। तो वहां पर कैश डिस्काउंट मेरे लिए एक बेनिफिट या एक फायदा, सेविंग हो सकती है। तो सेलर के लिए कैश डिस्काउंट एक नुकसान है, डेबिट होगा, जर्नल एंट्री भी दिखेगा। जबकि बायर के लिए कैश डिस्काउंट एक फायदा, एक बेनिफिट है, एक सेविंग है, जनरल में दिखेगा और क्रेडिट होते हुए दिखेगा। हाँ, डेबिट होते टाइम इसका नाम हो जाता है डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट होते टाइम इसका नाम हो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। विथ चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स और चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कि जो फाइनेंशियल नेचर की हो और बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल को चेंज कर दे, भले ही वो चेंज 1 रुपए का भी क्यों ना हो, और 1 रुपया भी फिर भी बड़ा है, भले ही वो चेंज मैं तो कह रहा हूं कि पैसों में ही क्यों नहीं हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कि जो एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल में चेंज ला देती है, उनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देती है, भले ही वो कितना ही छोटा चीज क्यों नहीं हो, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। एंट्री, जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन की बनाएंगे हम एंट्री, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को, बुक्स में रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं एंट्री। देन हु इज प्रोप्राइटर, आप इसको प्रोप्राइटर बोले, आप इसको ओनर बोले, आप इसको बिजनेसमैन बोले। रिस्क टेकिंग इसी को करनी है, पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क इज कॉल्ड प्रोप्राइटर ओनर। ये देखिए यहां पर, तो ये हो गया बिजनेस का मालिक, ओनर, प्रोप्राइटर। तो पैसे भी इसी को लगाने हैं, कंट्रोल भी इसी का होगा और रिस्क भी इसी को रखनी है। अकाउंट, समरी ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एक जैसे ट्रांजैक्शन। तो ये अकाउंट कहां बनते हैं? अकाउंट बनते हैं लेजर में, क्लासिफाइड होकर के मैंने बताया था आपको। तो वहां पे नकुल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह मिल जाएंगे, अजय से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह मिल जाएंगे, हरि से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह मिल जाएंगे। इसी तरह से फर्नीचर, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, पर्सन, किसी को भी उठा लो, उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरे साल भर की डेट वाइज अमाउंट के साथ आपको एक ही जगह मिल जाएगी, वन प्लेस। ये रहा वन प्लेस, इसे हम बोलेंगे अकाउंट। वो एक फॉर्मेट होता है स्पेसिफिक, हम सीखेंगे लेजर जब बनाना सीख रहे होंगे तब। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या हुआ भैया? हमने किसी गलत बंदे के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, खरीदने का नहीं, बेचने का। तो हमने किसी बंदे को उधार पैसा दे दिया या हमने उसको उधार में माल दे दिया, अब हमें उससे पैसे लेने। तो जब हमने दिया था तब बड़ा शरीफ लग रहा था, बड़ी कसम खा रहा था, बड़ा ईमानदार दिख रहा था कि मैं पैसे इस तारीख को दे दूंगा या इस तरह से दे दूंगा। बाद में धीरे धीरे उसने बहाने बनाने चालू कर दिए और एक दिन ऐसा आया कि उसने पैसा देने से मना कर दिया। अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर इज नॉट रिकवरेबल। तो इसमें या तो वो बंदा ही गायब हो गया, देखो, तो इसमें या तो देखो वो बंदा ही गायब हो गया है और या तो उसने क्या कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया है। इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये जो हमारा पैसा डूब गया ना, इसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। नाउ व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड? भैया ठीक है, उस दिन वो अपना पैसा खा गया था, कोई बंदा है जो अपना पैसा खा गया, मना कर दिया, गायब हो गया। लेकिन कभी न कभी सिचुएशन उल्टी घूम जाती है, किसी तरीके से घूम फिर के वो हमारी पकड़ में आ गया, ठीक है, और हमने उससे पैसे वसूल डाले, विच वॉज अर्लियर एज्यूम्ड एज बैड डेट्स, और अब नाउ रिकवर्ड हो गए, अभी अभी रिकवर्ड हो गए, तो इसको बोला जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री में ध्यान रखना, आपको उस पर्सन का नाम ना डेबिट करना होता है ना क्रेडिट करना होता है। सिंपली अगर रवि आपको पैसा दे रहा होगा तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। लेकिन रवि आपका पैसा खा चुका, रवि के आप पैसे डूबने की एंट्री बैड डेट्स वाली आप कर चुके, उसके बाद अगर रवि से पैसा आता है तो अब एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रवि नहीं होकर के कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड होगी। इंसॉल्वेंट, हु इज इंसॉल्वेंट? व्हेन अ पर्सन इज नॉट लायबल टू पे हिज लायबिलिटीज, उसकी एसेट्स बहुत कम हो जाती है, उसकी एसेट्स है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो गए हैं, ये रहे रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज कम हो गए, खत्म हो गए,
और उसकी लाइबिलिटीज अभी भी बच रही है, लाइबिलिटीज पे करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज या जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो फिर सॉल्वेंट कौन? इसका उल्टा, एक पर्सन जिसके एसेट्स लाइबिलिटीज को टाइम पर पे करने के लिए सफिशिएंट है। देखो दो चीजें हैं, अमाउंट भी सफिशिएंट होना चाहिए और सही टाइम पर, जो भी कमिटेड डेट है उस कमिटेड डेट पर पेमेंट होना है, पूरी वैल्यू के साथ होना है और कमिटेड डेट पर होना है, और जिस तरीके से डिसाइड किया गया था उस तरीके से होना। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। पर्सन इज एबल टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज आउट ऑफ हिज रिसोर्सेज, वो हो गया सॉल्वेंट। देन एंटिटी, एंटिटी मतलब वही बिजनेस यूनिट, एक इकोनॉमिक यूनिट जिसका आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। ओह, परचेज रिटर्न, अरे भाई जो सप्लायर से जो गुड्स खरीदी वो पसंद नहीं आई, ज्यादा आ गई, स्पेसिफिकेशन गलत आ गए, डिफेक्टिव आ गई, पैकिंग ठीक नहीं थी, खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, तो हमने क्या किया, सप्लायर को फोन किया, सप्लायर से बात करी और सप्लायर को गुड्स वापस रिटर्न कर दी। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल हो सकता है, स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकता है, ये सारे रीजन की वजह से हमने हमारे सप्लायर को रिटर्न कर दी है। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होगा, when goods are returned by the purchaser due to some reason, इसमें मतलब हमारा कस्टमर जो है, हमारा बायर जो है, उसने हमको रिटर्न कर दी है, इसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें शामिल है, एक तो डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल, मतलब वो रिटर्न कमिटमेंट अपना, इन दोनों के टोटल को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इससे अगला है आपके पास ट्रेड पेबल। तो जब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बीआर, तो ट्रेड पेबल का क्या मतलब होना चाहिए, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। वाउचर्स, ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पर लिखा जाता है, उस फॉर्मेट के कंटेंट क्या होते हैं, डेट, दोनों पार्टीज का नाम, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, वैल्यू क्या है, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्यों किया गया, उसकी थोड़ी सी समरी आपको वहां लिखनी है, और फिर दोनों पार्टीज के साइन हो जाने। एक तरह से ये उस ट्रांजैक्शन का लीगल एविडेंस होता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, टाइम के साथ काम में लेने की वजह से धीरे धीरे एसेट्स पुरानी होती जाती है, वो अपनी एफिशिएंसी को खोती जाती है, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है, उनसे जो काम हो रहा होता है वो कम स्पीड से होने लगता है। इस वजह से उन एसेट्स की वैल्यू धीरे 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 ईयर बाय ईयर कम होती हुई होती है। तो हर साल किसी भी एसेट का जितना वैल्यू रिड्यूस हो गया, जितना डिक्रीज हो गया, जितना उसकी वैल्यू में लॉस हो गया, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो अमाउंट डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। जैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया 1 अप्रैल को और मैंने पूरे साल भर यूज किया, 31 मार्च को क्या वो फर्नीचर उतने का रहेगा? नहीं। मान लेते हैं शुरू में मैंने उसको 20,000 में परचेज किया था, ईयर एंड पे वो 15,000 का ही मुझे लग रहा है, तो जो 5,000 उसका वैल्यू में रिडक्शन आ गया, इस रिडक्शन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हर फिक्स एसेट पे लगता है, सिर्फ एक ही फिक्स एसेट ऐसी है कि जिस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी रिड्यूस नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस कभी कम नहीं होती, इट इज लैंड। लेकिन लैंड के साथ अगर बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है। तो ये हमारी काफी सारी टर्म्स जो आपको बार बार सामने आती थी, बार बार सामने आएंगी और आपको कंफ्यूज कर रही थी, परेशान कर रही थी, और उनको हमने आज अच्छे से समझ लिया है। तो इनको बार बार देखिए, फिर से समझिए, ये नोट्स आपको पूरे रीड करने हैं, खाली लेक्चर सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।